तो इस कहानी की शुरुआत मॉर्टिमर और रेसा नाम के पति पत्नी से होती है, जो अपनी बेटी मैगी को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत छोटी थी। तब मॉर्टिमर कहानियों की एक किताब से कहानी पढ़कर सुनाने लगा ताकि उसकी बेटी को नींद आ जाए, लेकिन ऐसा करते वक्त उसे बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। पर फिर भी मॉर्टिमर ने कहानी पढ़ना जारी रखा, जिसके दौरान कहीं से वैसा ही एक लाल रंग का चोगा आकर उनकी खिड़की के बाहर लटक गया, जिसका जिक्र उस कहानी में था जिसे मॉर्टिमर पढ़ रहा था। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 12 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ मैगी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। दरअसल मैगी और मॉर्टिमर इस वक्त एल्पाइन एंटीक्वेरियन नाम की एक किताबों की दुकान पर जा रहे थे, जो कि बहुत पुरानी थी, और कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ पहुँच भी गए। लेकिन गाड़ी से उतरकर जब वो दोनों उस दुकान की ओर जा रहे थे, तो मैगी ने अपने पिता से कहा कि मैं जानती हूँ आप कोई बहुत ही खास किताब ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैंने कई बार गौर किया है कि आप हमेशा हर किताबों की दुकान से तब तक नहीं निकलते जब तक आप उस दुकान का कोना कोना न छान लो। पर मॉर्टिमर ने कहा कि मैं तो बस एक बुक बाइंडर हूँ और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। खैर, अब बातों ही बातों में वो लोग फाइनली उस दुकान तक पहुंच गए, जहां मॉर्टिमर अकेला ही उस दुकान के अंदर चला गया और मैगी बाहर बाजार घूमने लगी। लेकिन उस दुकान के अंदर जाकर मॉर्टिमर ने जब किताब को ढूंढना शुरू किया, तो उसे वहां रखी किताबों से अलग अलग आवाजें आने लगी। पर मॉर्टिमर ने उन आवाजों को अनसुना करके अपनी खोज को जारी रखा और फाइनली उसे वो किताब मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। मॉर्टिमर असल में इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढ रहा था, और जब उसने उस किताब को खोला तो उसमें फेरेट नाम के एक जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन उसी वक्त दुकान के बाहर बैठी मैगी के पास वैसा ही फेरेट आ गया जैसा मॉर्टिमर ने उस किताब में देखा था। मैगी ने जब उसे प्यार करने के लिए छूना चाहा तो वो फेरेट उसे काटने ही वाला था, पर तभी वहाँ डस्ट फिंगर नाम के एक आदमी ने आकर मैगी से कहा कि इस फेरेट का नाम ग्विन है और ये मेरा पालतू है, इसलिए तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैगी को उसके पिता ने अजनबियों से बात करने से मना किया हुआ था, इसलिए मैगी वहाँ से जाने ही वाली थी। पर तभी डस्ट फिंगर ने मैगी से कहा कि हम आज से कुछ साल पहले मिल चुके हैं, इसलिए मैं अजनबी नहीं हूँ। इसी बीच मॉर्टिमर भी उस किताब को लेकर दुकान से बाहर आ गया और डस्ट फिंगर ने उसे सिल्वर टंग कहकर पुकारा। तब डस्ट फिंगर को वहां देखकर मॉर्टिमर ने तुरंत ही मैगी को गाड़ी में जाकर बैठने को कहा और खुद डस्ट फिंगर से बात करने लगा। जहां डस्ट फिंगर ने मॉर्टिमर से कहा कि कैप्रिकॉन जानता है कि तुम कहां रहते हो और उसके आदमी तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके लिए किताब पढ़ो। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कैप्रिकॉन से छुपने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे मेरे घर वापस भेजने का वादा करना होगा, क्योंकि मैं आज से 9 साल पहले तुम्हारी एक गलती की वजह से इस दुनिया में आकर फंस गया था। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इंक हार्ट नाम की उस किताब को पढ़ो ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। मगर मॉर्टिमर का कहना था कि मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब बहुत खतरनाक और मेरे काबू से बाहर है। तब डस्ट फिंगर ने उसे कहा कि अगर तुम मेरे लिए नहीं पढ़ोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, बस तुम मुझे वो किताब दे दो जिसे तुम कुछ देर पहले उस दुकान से लेकर आए हो और वो इस वक्त तुम्हारे बैग में है। लेकिन मॉर्टिमर वो किताब देने की बजाय उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। भागते हुए मॉर्टिमर को रास्ते में मैगी भी मिल गई, जिसने छुपकर उन दोनों की बातें सुन ली थी, और मॉर्टिमर मैगी को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। खैर, अब वहाँ से जाते वक्त गाड़ी में मैगी ने अपने पिता से पूछा कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या राज है जो वो आदमी आपसे ये किताब लेना चाहता था और वो आपको सिल्वर टंग क्यों कह रहा था। तो मॉर्टिमर ने कहा कि मैं इस वक्त तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रक्षा करनी है, जिसके लिए हम इस वक्त इटली जा रहे हैं, जहाँ तुम्हारी मौसेरी दादी रहती है। जिसके बाद वो दोनों काफी लंबा सफर करके फाइनली मैगी की मौसेरी दादी के घर पहुँच गए, जिनका नाम एलेनोर था, और वहाँ पहुँच खाना खाते हुए वो सब बातें करने लगे। लेकिन बातों ही बातों में एलेनोर ने मैगी से उसकी माँ के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे परिवार की औरतें यही करती हैं। वो अपने बच्चों को छोड़कर किसी एडवेंचर की तलाश में चली जाती हैं, और तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही किया था। तब अपनी माँ के बारे में ये सब सुनकर मैगी गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। लेकिन मॉर्टिमर जब मैगी को मनाने गया तो मैगी ने मॉर्टिमर से पूछा कि आखिर मेरी माँ के साथ हुआ क्या था। मेरे बचपन से अब तक हम अक्सर जगह बदलते रहते हैं और आप पिछले कई सालों से किताब ढूंढ रहे हो, इसलिए मुझे यकीन है कि वो किताब जरूर किसी न किसी तरह से मेरी माँ से जुड़ी हुई है। पर इतना सब सुनने के बाद भी मॉर्टिमर ने मैगी से बस इतना कहा कि हम दोनों एक न एक दिन तुम्हारी माँ से जरूर मिलेंगे। खैर, अब इस सब के बाद मैगी इस घर में बनी हुई एलेनोर की काफी बड़ी लाइब्रेरी में आ गई और पढ़ने के लिए किताब ढूंढने लगी। पर इसी बीच वहाँ एलेनोर आकर मैगी को इस कमरे में आने के लिए डांटने लगी, क्योंकि उसे किसी का भी यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैगी ने उनसे पूछा कि अगर मैं कुछ भी ना छूने का वादा करूँ तो क्या आप मुझे एक किताब पढ़ने के लिए देंगी। जिस पर एलेनोर ने मैगी को उसकी माँ की वो किताब दी जिसे वो अक्सर यहाँ बैठकर पढ़ा करती थी। तब एलेनोर मैगी को वो किताब देकर वहाँ से चली गई और मैगी ने अपनी माँ की किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किताब को पढ़ते वक्त मैगी को भी वहाँ से वैसी ही आवाजें आने लगी जैसी मॉर्टिमर को उस किताब की दुकान से आ रही थी, और इस घटना ने मैगी को काफी डरा दिया था। दूसरी ओर मॉर्टिमर एक कमरे में बैठा इंक हार्ट की उस किताब को देख रहा था, पर तभी अचानक वहाँ डस्ट फिंगर आ गया। उसने मॉर्टिमर से कहा कि मैंने बस तुमसे मदद मांगी थी, पर तुमने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, तो मैंने कैप्रिकॉन के पास जाकर उससे मदद मांगी और उसने मेरी मदद करने का वादा किया है। पर इसी बीच मॉर्टिमर को किसी दूसरे कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो तुरंत मैगी को पुकारता हुआ उसकी ओर भागा। जबकि मॉर्टिमर
मॉर्टिमर के जाने के बाद डस्ट फिंगर उस कमरे में इंक हार्ट नाम की उस किताब को ढूंढने में लग गया। वहीं भागता हुआ मॉर्टिमर जब लाइब्रेरी में पहुंचा तो वहां कैप्रिकॉन के लोगों ने एलेनोर की लाइब्रेरी को पूरी तरह से तहस नहस किया हुआ था। तब मॉर्टिमर के वहां पहुंचते ही कैप्रिकॉन के बस्ता नाम के आदमी ने मॉर्टिमर को चाकू की नोक पर धमकाते हुए कहा कि तुम्हें हमारे लिए वो किताब पढ़नी ही होगी और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। लेकिन डस्ट फिंगर ने बस्ता को अपनी आग की शक्ति दिखाते हुए कहा कि इस सब में किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए और बस्ता को उसकी बात माननी ही पड़ी। इसी बीच मॉर्टिमर को डस्ट फिंगर के पास इंक हार्ट नाम की वो किताब मिली और मॉर्टिमर उससे वो किताब छीनने की कोशिश करने लगा क्योंकि वही उसकी बीवी को ढूंढने का आखिरी रास्ता था। लेकिन उनकी इस बहस के दौरान कैप्रिकॉन के एक आदमी ने मॉर्टिमर के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एलेनोर की लाइब्रेरी की सारी किताबें जला दी जिसमें मैगी की माँ की किताब भी शामिल थी। पर वो किताब अभी जली नहीं थी, इसलिए डस्ट फिंगर ने उस किताब को आग से निकालकर मैगी को वापस भी करना चाहा, मगर मैगी ने उससे वो किताब लेने से मना कर दिया। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद जब बेहोश पड़े मॉर्टिमर को होश आया तो वो एक गाड़ी में था। उस गाड़ी में मैगी और एलेनोर भी थे और कैप्रिकॉन के आदमी उन सबको एक अजीब सी जगह पर ले जा रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी सी इमारत के पास गाड़ी रोकी और उन सबको गाड़ी से निकालकर अंदर ले जाने लगे। लेकिन उस इमारत में यूनिकॉर्न और उड़ने वाले बंदरों जैसे कई अजीब जानवर थे जिन्हें देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और कैप्रिकॉन के लोग उन सबको एक तबेले जैसे कमरे में बंद करके वहाँ से चले गए। तब उन सब के वहाँ से जाने के बाद एलेनोर और मैगी ने मॉर्टिमर से पूछा कि आखिर इतने अजीब जानवर यहाँ आए कैसे, जिस पर मॉर्टिमर ने उन दोनों को सच्चाई बताते हुए कहा कि ये सब तब हुआ था जब एलेनोर एक किताबों के मेले में गई हुई थी और मैं और रेजा मैगी के साथ उसके घर का ख्याल रख रहे थे। उस रात हम लोग लाइब्रेरी में थे और मैं वो किताब पढ़ने लगा जिसे मैं कुछ ही देर पहले खरीद के लाया था और वो किताब थी इंक हार्ट। वो किताब कई तरह के जादुई जीवों से भरी हुई थी और उसमें शैडो नाम का एक जीव भी है जो कि बहुत डरावना है। लेकिन मैंने जब उस किताब के कई सारे पन्नों को ऊंची आवाज में पढ़ा तो न जाने कैसे ये सब लोग उस किताब से बाहर आ गए। किताब से सबसे पहले कैप्रिकॉन बाहर आया जो कि एक लुटेरा था। कैप्रिकॉन के बाद आया बस्ता नाम का उसका चाकू चलाने वाला चमचा और फिर डस्ट फिंगर जिसमें आग को काबू करने की शक्ति थी और मेरी आवाज उन सबको किताब से बाहर निकाल लाई। उस रात डस्ट फिंगर ने मुझे कैप्रिकॉन से तो बचा लिया, पर उन सबके बाहर आने के बाद रेसा उस किताब के अंदर चली गई और उस दिन के बाद मैंने वो किताब कभी नहीं पढ़ी। ये सब सुनकर मैगी को इतना तो समझ आ गया था कि पिछले 9 साल से मॉर्टिमर इंक हार्ट को इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि वो उस किताब को पढ़ के रेसा को उस किताब से बाहर निकाल सके। लेकिन इसके बावजूद मैगी के मन में कई सवाल थे कि पता नहीं उसकी माँ उस किताब में है भी या नहीं, और अगर वो उस किताब के अंदर हैं और वो किताब कैप्रिकॉन जैसे दरिंदों से भरी हुई है तो पता नहीं वो अब तक जिंदा होंगी भी या नहीं। अब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी कैप्रिकॉन के गुंडे आकर उन्हें कैप्रिकॉन के पास ले जाने लगे, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो कैप्रिकॉन के पास पहुंच गए जो कि पिछले कुछ सालों में किताब के बाहर की दुनिया में रहना सीख चुका था। कैप्रिकॉन को अब किताब के अंदर की दुनिया की बजाय ये दुनिया ज्यादा अच्छी लगने लगी थी और उसने अब डेरियस नाम का एक रीडर भी ढूंढ लिया था। तब कैप्रिकॉन के कहने पर डेरियस ने जैसे ही एक किताब से रपंजल की कहानी को पढ़ना शुरू किया तो अगले ही पल रपंजल किताब से निकलकर कैप्रिकॉन के महल में आ गई, पर उसके चेहरे पर अब भी कुछ शब्द लिखे हुए थे क्योंकि डेरियस ने उसकी कहानी को बस आधा ही पढ़ा था। दरअसल डेरियस पढ़ते हुए हकलाता था, इसलिए कैप्रिकॉन मॉर्टिमर से एक खजाने की किताब पढ़ने को कहने लगा। मॉर्टिमर ने कैप्रिकॉन को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा करना काफी खतरनाक होगा क्योंकि इस कहानी में मौजूद खजाने के साथ कोई और भी इस दुनिया में आ सकता है और शायद हम में से कोई इस किताब के अंदर भी चला जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन ने उसे मैगी को मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से मॉर्टिमर ने ना चाहते हुए भी उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मॉर्टिमर ने उस खजाने की किताब को पढ़ा तो पहले तो उस कमरे में काफी रेत आ गई, जिसके अगले ही पल उस कमरे में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी और वो कमरा खजाने से भर गया। लेकिन उस सोने के साथ एक लड़का भी उस किताब से बाहर आ गया था, जिसके बदले में किताब ने कैप्रिकॉन के एक आदमी को अंदर खींच लिया था। तो अब इस सब के बाद डस्ट फिंगर ने कैप्रिकॉन को याद दिलाया कि अब मेरी बारी है। उसने मॉर्टिमर से कहा कि जल्दी से इंक हार्ट नाम की वो किताब पढ़ो और मुझे मेरे घर भेज दो, पर मॉर्टिमर का कहना था कि मुझे नहीं पता कि किसी को किताब में वापस कैसे भेजते हैं। लेकिन कैप्रिकॉन को ये दुनिया किताब की दुनिया से ज्यादा बेहतर लगने लगी थी और वो अब उस किताब में वापस कभी नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने इंक हार्ट की आखिरी कॉपी को आग में फेंक दिया। डस्ट फिंगर ने उस किताब को आग से निकालने की कोशिश भी की, पर कैप्रिकॉन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उस किताब को फिर से आग में फेंक कर जला दिया। और ये सब करने के बाद उन्होंने मॉर्टिमर और उसके परिवार को फिर से उसी तबेले जैसी जगह में बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर डस्ट फिंगर रेसा के पास अपने हाथों का इलाज करवाने आ पहुंचा, लेकिन वो खुद भी इस बात से काफी हैरान था कि किताब में उसके हाथ कभी भी आग से नहीं जलते थे, पर इस दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर रेजा उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि डेरियस ने इंक हार्ट को पढ़कर उसे बाहर तो निकाल लिया था, पर आधा पढ़ने की वजह से रेजा की आवाज उस किताब में ही रह गई और तब से वो यहाँ से भागने के मौके की तलाश में कैप्रिकॉन के लिए काम करती है। लेकिन डस्ट फिंगर को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वही रेजा है जिसे मॉर्टिमर ढूंढ रहा है। दूसरी ओर वो लड़का जो उस खजाने के साथ
साथ किताब से बाहर आया था वो भी इस वक्त मॉर्टिमर और उसके परिवार के साथ उसी तबेले जैसी जगह में बंद था और वो बार बार खुद को दिलासा दे रहा था कि ये सब बस एक सपना है। पर मैगी ने जब उसे शांत करवाते हुए उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम फरीद बताया। खैर अगली सुबह अपनी पत्नी का सपना देखते हुए डस्ट फिंगर की आंख खुली जो उसे घर वापस आने को कह रही थी। पर इस वक्त उसके सामने उसकी पत्नी नहीं बल्कि रेसा थी, जिसकी देखभाल से खुश होकर डस्ट फिंगर ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। जिस पर रेसा ने उसे वो बेड़ियां दिखाई जिनकी वजह से वो यहाँ पर कैद थी। लेकिन डस्ट फिंगर ने उसे कहा कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों की चाबी दे भी दी तो तुम भागकर कहाँ जाओगी। जिस पर रेसा ने उसे मॉर्टिमर और मैगी की एक ड्राइंग दिखाई और जब डस्ट फिंगर ने रेसा से पूछा कि क्या ये तुम्हारा परिवार है तो रेसा ने कागज पर लिखकर उससे पूछा कि क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है। भले ही डस्ट फिंगर को पढ़ना नहीं आता था पर वो समझ चुका था कि जब वो किताब से बाहर आया तो उसके बदले में रेसा किताब के अंदर चली गई होगी। और मॉर्टिमर रेसा को इंकहार्ट पढ़कर बाहर इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि डेरियस ने पहले ही रेसा को किताब से बाहर निकाल लिया था। तो अब ये सब समझ में आने के बाद डस्ट फिंगर ने रेसा की मदद करने का फैसला किया और ग्विन की मदद से सो रहे गार्ड से रेसा की बेड़ियों की चाबी चुराकर रेसा को दे दी। जिसके बाद वो ये सब बताने मॉर्टिमर के पास गया ही था कि तभी उसने मैगी को कहते हुए सुना कि भले ही आखिरी इंकहार्ट किताब को कैप्रिकॉन ने जला दिया है पर अगर इस किताब का राइटर अब भी जिंदा है तो उसके पास इसकी एक कॉपी जरूर होगी। तब ये सब सुनकर डस्ट फिंगर ने उस कमरे में आकर कहा कि क्यों ना हम इंकहार्ट की कॉपी को मिलकर ढूंढें और इसके बदले में तुम मुझे मेरे परिवार के पास वापस भेज देना। जिसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के लिए डस्ट फिंगर ने मॉर्टिमर को एक किताब दी और उस किताब के पेज नंबर 14 को पढ़ने के लिए कहा, जिसको पढ़ते ही वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ गया और कैप्रिकॉन के आदमियों में भगदड़ मच गई। दूसरी ओर रेसा भी अपनी बेड़ियों को खोलने के बाद यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी पर भागते हुए वो एक गड्ढे में गिर गई और वहीं पर फंस गई। तब वहाँ से निकलते वक्त डस्ट फिंगर ने भी रेसा को देख लिया था और रेसा उससे मदद भी मांग रही थी। पर इसके बावजूद डस्ट फिंगर रेसा की मदद किए बिना ही मॉर्टिमर और उसके परिवार के साथ वहाँ से निकल गया। खैर अब वहाँ से निकलकर वो लोग सीधा एलासियो पहुँच गए जहाँ पर उन्हें इंकहार्ट का राइटर मिलने वाला था। वहाँ मॉर्टिमर ने डस्ट फिंगर को भी अपने साथ उस राइटर के पास चलने को कहा लेकिन डस्ट फिंगर ने इसके लिए साफ मना कर दिया। तब मैगी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी आगे की कहानी के बारे में नहीं जानना चाहते। जिस पर डस्ट फिंगर ने कहा कि भले ही मैंने इंकहार्ट नहीं पढ़ी पर मैंने उसे जिया है सिवाय उसके अंत के, और उसके अंत में क्या होगा मैं ये जानना भी नहीं चाहता क्योंकि ऐसे जीने में कोई मजा नहीं है। तो अब ये सब बातें करने के बाद एलेनोर अपने घर वापस चली गई और मॉर्टिमर और मैगी इंकहार्ट के राइटर फेनोग्लियो के पास चले गए। मैगी और मॉर्टिमर को देखकर उस राइटर को लग रहा था कि शायद वो दोनों उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, पर जब उन्होंने राइटर को सारा माजरा समझाया तो उसे उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब राइटर को यकीन दिलाने के लिए मॉर्टिमर और मैगी उसे वहाँ ले आए जहाँ उन्होंने डस्ट फिंगर और फरीद को छोड़ा था। पर जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ डस्ट फिंगर बिल्कुल वैसे ही आग से करतब दिखा रहा था जैसा राइटर ने उसे कहानी में लिखा था और राइटर उसको देखता ही रह गया। फेनोग्लियो ने जब देखा कि उसकी कहानी का एक किरदार ठीक उसके सामने खड़ा है तो वो डस्ट फिंगर से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। तब मॉर्टिमर ने उसे ये बताते हुए रोकने की कोशिश भी की कि डस्ट फिंगर आपसे नहीं मिलना चाहता क्योंकि वो अपनी कहानी का अंत जानने से डरता है। जिस पर फेनोग्लियो ने कहा कि क्या वो इसलिए डरता है क्योंकि वो कहानी के अंत में मर जाएगा, और डस्ट फिंगर ये सब सुनकर उदास हो गया। पर फिर भी डस्ट फिंगर ने जब फेनोग्लियो से पूछा कि मेरी मौत कैसे होगी तो उसने बताया कि तुम कहानी के अंत में अपने पालतू जानवर जानी के ग्विन को बचाते हुए मरोगे। खैर अब इस सब के बाद उन सब ने फेनोग्लियो से पूछा कि क्या आपके पास इंकहार्ट की कोई कॉपी पड़ी है। जो सुनकर फेनोग्लियो उन्हें अपने स्टोर रूम में ले आया जहां बहुत सारी किताबें पड़ी थी पर इंकहार्ट वहां पर भी नहीं थी क्योंकि कैप्रिकॉन ने उस किताब को यहां से भी चुरा लिया था। मगर इसी बीच उन्हें उस स्टोर में इंकहार्ट की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई जो देखकर डस्ट फिंगर की अपने घर जाने की उम्मीद फिर से जाग उठी। तब उसने जल्दी से मॉर्टिमर से इस किताब को पढ़कर उसे घर भेजने को कहा, मगर मॉर्टिमर ने कहा कि मैं पहले अपनी पत्नी को इस किताब से बाहर निकालूंगा उसके बाद ही तुम्हें घर भेजूंगा। मॉर्टिमर की ये बात सुनकर डस्ट फिंगर के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे मॉर्टिमर को सब सच बताना ही पड़ा। डस्ट फिंगर ने मॉर्टिमर से कहा कि तुम रेसा को किताब से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि कैप्रिकॉन ने उसे पहले ही किताब से बाहर निकाल लिया है और वो इस वक्त कैप्रिकॉन के गांव में ही है। तब डस्ट फिंगर की ये बातें सुनकर मॉर्टिमर गुस्से से आग बबूला हो गया क्योंकि वो लोग कुछ देर पहले वहीं पर थे, पर इसके बावजूद डस्ट फिंगर ने मॉर्टिमर को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर डस्ट फिंगर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता देता कि रेसा वहीं पर है तो तुम यहाँ इस किताब को लेने कभी नहीं आते और मैं भी अपने घर वापस कभी नहीं जा पाता, जबकि मुझे भी मेरे परिवार की उतनी ही याद आती है जितनी तुम्हें तुम्हारी बीवी की। और ये सुनने के बाद मॉर्टिमर ने डस्ट फिंगर से वादा किया कि वो उसे उसके घर जरूर भेजेगा। तो अब इस सब के बाद डस्ट फिंगर और मॉर्टिमर फेनोग्लियो की गाड़ी लेकर रेसा को बचाने के लिए कैप्रिकॉन के गांव चले गए और उन्होंने मैगी और फरीद को फेनोग्लियो के पास ही छोड़ दिया था। मगर रात के वक्त जब फेनोग्लियो सो रहा था तो मैगी को टेबल पर पड़ी एक किताब से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी और मैगी ने कमरे में जाकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैगी के उस किताब को पढ़ते ही उस किताब से टोटो नाम का कुत्ता बाहर आ गया था जो डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गया। पर तभी फेनोग्लियो ने मैगी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैगी ने जब दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि बाहर कैप्रिकॉन के गुंडों
ने फेनोग्लियो को बंदी बना लिया था और अब वो गुंडे मैगी को धमकाकर मॉर्टिमर के बारे में पूछने लगे। लेकिन इसी बीच टोटो बेड के नीचे से बाहर आ गया, जिसे देखकर फेनोग्लियो समझ गया था कि मैगी को अपने पिता की शक्ति विरासत में मिली है और वो भी अपने पिता की तरह किताब के किरदारों को बाहर निकाल सकती है। पर फेनोग्लियो ने गलती से ये बात उन गुंडों के सामने ही बोल दी थी, इसलिए वो मैगी और फेनोग्लियो को कैप्रिकॉन के पास ले गए। दूसरी ओर कैप्रिकॉन के गांव की ओर जाते हुए मॉर्टिमर ने डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या रेजा ठीक है, तो डस्ट फिंगर ने कहा कि वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, पर वो बस बोल नहीं सकती। मगर इसी बीच ग्विन ने डस्ट फिंगर के पास आकर उसे कुछ समझाया, इसलिए डस्ट फिंगर ने जल्दी से मॉर्टिमर को गाड़ी रोकने को कहा। जिसके बाद जब डस्ट फिंगर ने गाड़ी की डिग्गी को खोला तो उसमें फरीद छुपा हुआ था और ना चाहते हुए भी उन लोगों को फरीद को अपने साथ ले जाना पड़ा। खैर, अब थोड़ी देर बाद वो तीनों कैप्रिकॉन के महल के पास पहुँच गए, जहाँ उन्होंने एक प्लान के मुताबिक महल के पीछे के रास्ते से अंदर जाने का फैसला किया, जिसके लिए वो छत के ऊपर चढ़ गए। पर इसी बीच मॉर्टिमर का पैर फिसल गया और वो कैप्रिकॉन के गुंडों की नजर में आ गया और वो लोग बड़ी मुश्किल से उन गुंडों से अपनी जान बचाकर भागने लगे। जिसके दौरान मॉर्टिमर उस कमरे में चला गया जहां रेसा रहती थी और डस्ट फिंगर और फरीद बाहर निगरानी रख रहे थे। रेसा के कमरे में मॉर्टिमर को रेसा की स्केच बुक मिली, जिसमें उसने अपने परिवार के स्केच बनाए हुए थे। दूसरी ओर बाहर फरीद डस्ट फिंगर का आग वाला जादू सीख रहा था, जिसे वो अब थोड़ा बहुत ठीक से करने भी लग गया था। लेकिन इसी बीच वहाँ कैप्रिकॉन के कुछ गुंडे आ गए, जिनसे बचकर फरीद तो एक पल में ही वहाँ से भाग गया, जबकि वो गुंडे डस्ट फिंगर को पकड़कर कैप्रिकॉन के पास ले जाने लगे। जहाँ जाते हुए डस्ट फिंगर ने देखा कि रेसा को उन गुंडों ने एक जाल में बांधकर लटकाया हुआ था, पर इसके बावजूद डस्ट फिंगर ने रेसा को बता दिया था कि तुम्हारा पति यहीं पर है और वो तुम्हें लेने आया है। वहीं कैप्रिकॉन के गुंडे राइटर और मैगी को पकड़कर कैप्रिकॉन के पास ले गए, जहां मैगी की किताब के किरदार को जिंदा करने की ताकत को जानने के लिए कैप्रिकॉन ने मैगी से किताब पढ़कर कई सारी चीजें वहां मंगवा ली थी। लेकिन इसी बीच फेनोग्लियो ने कैप्रिकॉन से कहा कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही चोर और डरपोक हो जैसा मैंने तुम्हें लिखा था। जिसे सुनकर गुस्से में कैप्रिकॉन ने कहा कि तुम चाहे मेरा कितना भी मजाक क्यों ना उड़ा लो, पर जब मैं मैगी के जरिए इंखाट से शैडो को बाहर लाऊंगा तब मैं देखता हूँ कि तुम मेरा कितना मजाक उड़ा पाते हो। तब मैगी ने कैप्रिकॉन से कहा कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद ही इंखाट की सारी कॉपीज जला चुके हो। लेकिन असल में कैप्रिकॉन ने सांपों से भरे एक बक्से में इंखाट की आखिरी कॉपी को छुपा कर रखा हुआ था, जिसे मैगी को देते हुए उसने मैगी से शैडो को उस किताब से बाहर निकालने को कहा। कैप्रिकॉन उसे उस जगह पर ले आया जहां उसने रेसा को जाल में लटकाया हुआ था और मैगी अपनी मां को देखते ही उनकी ओर दौड़ती चली आई। लेकिन उन दोनों के मिलने के बाद कैप्रिकॉन को भी ये पता चल गया था कि वो दोनों माँ बेटी हैं, इसलिए उसने मैगी से कहा कि अगर तुमने मेरे लिए उस किताब को पढ़कर शैडो को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी माँ को खत्म कर दूंगा। कैप्रिकॉन आज रात ही शैडो को उस किताब से बाहर निकालना चाहता था और तब तक के लिए उसने राइटर और मैगी को एक तहखाने में बंद कर दिया, जिसके साथ वाले तहखाने में डस्ट फिंगर भी बंद था। वहीं फेनोग्लियो तहखाने में बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था और मैगी ने उसे सलाह दी कि वो अपनी कहानी में कैप्रिकॉन को शैडो के हाथों ही मरवा दे। पर इसी बीच बस्ता मैगी के लिए खाना लेकर आया, क्योंकि वो लोग शैडो के आने तक मैगी को बिल्कुल तंदुरुस्त रखना चाहते थे। मगर तभी फेनोग्लियो ने बस्ता से पूछा कि हम लोग यहाँ भूतों की कहानियाँ सुन रहे हैं, क्या तुम भी सुनना चाहोगे? पर बस्ता भूत का नाम सुनते ही काफी डर गया, क्योंकि राइटर ने उसे ऐसा ही लिखा था। तब इसी मौके का फायदा उठाकर ग्विन ने बस्ता के गले में पहनी हुई उसकी एक थैली चुराकर डस्ट फिंगर को दे दी और बस्ता उस थैली को लेने के लिए डस्ट फिंगर के तहखाने के अंदर चला गया। पर जब वो अपना चाकू लेकर डस्ट फिंगर की ओर बढ़ा तो डस्ट फिंगर ने वहाँ पड़ा एक कंकाल दिखाकर बस्ता को डरा दिया और मौका मिलते ही अपनी जगह बस्ता को उस तहखाने में बंद कर दिया। तहखाने से बाहर आकर डस्ट फिंगर ने मैगी और राइटर को भी बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो उनके दरवाजे को नहीं खोल पाया। जिसके बाद उसने अपनी आग की शक्ति का भी इस्तेमाल किया, पर वो इसमें भी नाकाम रहा। इसी वजह से वो मैगी और राइटर को वहीं छोड़कर बाहर आ गया। लेकिन मैगी और राइटर को वहाँ छोड़कर डस्ट फिंगर को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो उन्हें भी कैद से छुड़वाने के लिए फिर से वापस चला गया। दूसरी ओर घर पर एलेनोर को मॉर्टिमर और मैगी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी एक बाइक पर सवार होकर उन्हें बचाने के लिए कैप्रिकॉन के महल की ओर बढ़ने लगी। वहीं डस्ट फिंगर इस वक्त कैप्रिकॉन के गुंडों से बच रहा था, जिसके दौरान मॉर्टिमर और फरीद ने उसे एक कमरे में खींच लिया और फरीद डस्ट फिंगर को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। तब डस्ट फिंगर ने मॉर्टिमर को बताया कि कैप्रिकॉन ने एक खाट की एक कॉपी छुपा कर रखी हुई थी, जिसके जरिए वो अब शैडो को इस दुनिया में लाना चाहता है, जिसके लिए अब कैप्रिकॉन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैगी के अंदर भी किताब के किरदारों को जिंदा करने की काबिलियत है और कैप्रिकॉन ये काम उसी से करवाने वाला है। तब ये सुनकर मॉर्टिमर ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने डस्ट फिंगर को अपनी आग का इस्तेमाल करके कैप्रिकॉन के आदमियों का ध्यान भटकाने को कहा और जब वो लोग आग बुझाने में बिजी होंगे तो मॉर्टिमर कैप्रिकॉन के गुंडों के भेष में वहां जाएगा और मैगी और रेसा को बचा लेगा। दूसरी ओर तहखाने में राइटर अपनी कहानियों को बदलने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके जरिए वो इन बुरे लोगों से छुटकारा पा सके। मगर इसी बीच कैप्रिकॉन के गुंडे वहां आकर मैगी को अपने साथ ले गए। वो मैगी को एक खास तरह की पोशाक पहनाकर उसे उस जगह पर ले गए जहाँ मैगी
ही इंक हार्ट को पढ़कर शैडो को किताब से बाहर निकालने वाली थी और वहाँ रेसा और राइटर को भी एक पिंजरे में कैद करके रखा गया था। वहीं मॉर्टिमर, डस्टफिंगर और फरीद ने भी कैप्रिकॉन के गुंडों को मारना शुरू कर दिया था और तब तक एलेनोर भी कैप्रिकॉन के महल पहुंच गई थी। एलेनोर ने सीधा डेरियस के पास जाकर कहा कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूसरी ओर जैसे ही मैगी को पढ़ने के लिए इंक हार्ट दी गई तभी उसे वहाँ पर मॉर्टिमर दिखाई दिया, पर फिर भी वो शांत रही और उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। तब मॉर्टिमर किसी भी तरह मैगी को इंक हार्ट पढ़ने से रोकना चाहता था, क्योंकि अगर शैडो इस दुनिया में आ गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। लेकिन मैगी जानती थी कि अगर उसने कैप्रिकॉन की बात नहीं मानी तो वो उसकी माँ को मार देगा, इसलिए उसने पढ़ना जारी रखा और कुछ ही पलों में शैडो किताब से बाहर आ गया। पर इसी बीच फेनोग्लियो ने टोटो के जरिए अपना लिखा हुआ एक पन्ना मैगी तक पहुँचाया और जैसे ही मैगी ने उसे पढ़ा तो शैडो कैप्रिकॉन पर हमला करने के लिए उसकी ओर मुड़ गया। मगर अगले ही पल कैप्रिकॉन के गुंडों ने मैगी से वो पन्ना छीन लिया, जिससे एक बार फिर से इस कहानी ने अपना रुख बदल लिया। पर तब तक डस्टफिंगर और फरीद ने कैप्रिकॉन के किले को जला दिया था और एलेनोर भी डेरियस की मदद से किताब से निकले उन अजीब जानवरों के साथ वहाँ आकर कैप्रिकॉन के लोगों पर हमला करने लगी। तब इसी मौके का फायदा उठाकर मॉर्टिमर ने मैगी को उस पन्ने को आगे पढ़ने को कहा, पर राइटर ने इससे आगे कुछ लिखा ही नहीं था। इसलिए मॉर्टिमर ने मैगी को एक पेन देकर आगे की कहानी खुद लिखकर उसे पढ़ने को कहा। तब मैगी ने आगे की कहानी लिखते हुए शैडो को वहाँ से भगा दिया और कैप्रिकॉन को भी एक मूर्ति बना दिया जो देखते ही देखते राख बन गई। जिसके साथ ही उसने किताब से निकले सब जानवरों और किरदारों को भी वापस भेज दिया और उसकी माँ की आवाज भी वापस आ गई। मैगी ने उस राइटर को भी उसकी लिखी कहानियों की दुनिया में भेज दिया था, क्योंकि वो राइटर हमेशा से यही चाहता था। तब डस्टफिंगर ने भी मैगी को सबको उनके घर भेजते हुए देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से मैगी की ओर भागा, पर तब तक मैगी ने पढ़ना बंद कर दिया था। तब फरीद ने डस्टफिंगर से कहा कि मॉर्टिमर ने तुम्हें घर भेजने का वादा किया था, इसलिए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन डस्टफिंगर ने कहा कि मॉर्टिमर को अब उसकी पत्नी मिल चुकी है, इसलिए अब वो मेरी मदद कभी भी नहीं करेगा। पर उनकी इन्हीं बातों के दौरान कैप्रिकॉन का महल भी बिखरने लगा, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल गए। अब इस सब के बाद डस्टफिंगर अकेला खड़ा अपने परिवार को याद कर रहा था कि तभी वहाँ फरीद आ गया, जिसने इंक हार्ट की वो आखिरी किताब डस्टफिंगर के लिए चुरा ली थी, ताकि वो दोनों किसी और रीडर यानी कि सिल्वर टंग को ढूंढकर अपने घर वापस जा सकें। तब डस्टफिंगर ने फरीद से पूछा कि तुम तो मैगी को पसंद करने लगे हो, तो फिर तुम क्यों वापस जाना चाहते हो? तो फरीद ने कहा कि मेरे पास मैगी की एक तस्वीर है और मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगा। खैर, इन सब बातों के बाद अब वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मॉर्टिमर आ गया। मॉर्टिमर ने डस्टफिंगर से उसे घर भेजने का वादा किया था, इसलिए वो उसके लिए इंक को पढ़ने लगा। और जब तक रेजा और मैगी वहाँ आई तब तक डस्टफिंगर अपनी दुनिया में पहुंच चुका था। तो अब डस्टफिंगर के जाने के बाद मॉर्टिमर ने फरीद से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? जिस पर फरीद ने कहा कि मैं डस्टफिंगर के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने ग्विन को यहीं रख लिया है ताकि कहानी के अंत में ग्विन की वजह से डस्टफिंगर की मौत ना हो। लेकिन तभी मैगी ने फरीद से कहा कि अब तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैगी भी फरीद को पसंद करने लगी थी। तब फरीद ने भी मैगी की बात मान ली और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।